इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा लिखा था हसरत मोहानी ने और इस नारे को अमर बनाया भगत सिंह ने। भगत सिंह एक ऐसा नाम जिनसे इस देश के हर युवा के मन में देशभक्ति का संचार हो उठता है। इनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बंगा गांव में हुआ। हमें अच्छे तौर पर यह बात पता होनी चाहिए कि किसी भी देशभक्त को 1947 का बंटवारा मंजूर नहीं होता। आज़ादी पूरे भारत की चाहिए थी। आज़ादी के नाम पे धर्म और ज़मीन का बंटवारा कहीं भी जायज़ नहीं है। भगत सिंह एक क्रांतिकारी परिवार से थे। इनके दादा आर्य समाज से जुड़े थे और इनके पिता गदर पार्टी से। बचपन से ही इन्होंने ब्रिटिश अत्याचार को करीब से देखा और भारत की आज़ादी के संघर्ष में खुद को भी एक सिपाही के तौर पर शामिल करने का निर्णय लिया। भगत सिंह एक मेधावी छात्र थे। बचपन की शिक्षा आर्य समाज के एक संस्थान से हुई। सन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश दुखी और आक्रोशित था। भगत सिंह ने मन ही मन आजीवन इस देश के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया और आज़ादी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भगत सिंह ने गांधी जी का समर्थन करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया, लेकिन समय को शायद कुछ और ही मंजूर था। सन 1922 में हुए चौरा चौरी हत्याकांड से आहत होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। भगत सिंह को आज़ादी की लड़ाई बीच में रोकना गवारा नहीं हुआ। गांधी के इस फैसले से उनमें काफ़ी असंतोष था और आज़ादी की लड़ाई को उन्होंने अपने तरीके से लड़ने का निर्णय लिया। भगत सिंह के अनुसार हिंसा तब ज़रूरी हो जाती है जब आपकी जान खुद खतरे में हो और आप निर्दोष हों। शादी के दबाव में इन्होंने घर छोड़ दिया और ये कानपुर आ गए। यहाँ इनकी मुलाकात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी सदस्यों से हुई। इस संगठन को भगत सिंह ने विस्तार देते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदला। सन 1928 में लाला लाजपत राय की एक विरोध रैली में भगत सिंह शामिल हुए। ये रैली साइमन कमीशन के विरुद्ध थी। इस कमीशन द्वारा भारत की राजनीतिक स्थिति का आकलन करके ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण देश के हर बड़े नेता में असंतोष की भावना थी। लाहौर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच अचानक लाठीचार्ज हुआ और पुलिस की लाठियों से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ दिन बाद उनका निधन हो गया। HSRA ने इस हिंसा का करारा जवाब देने के लिए इस हिंसा के जिम्मेदार स्कॉट के मृत्यु का दिन निर्धारित कर दिया, परंतु गलती से स्कॉट की जगह इस संगठन के द्वारा एक युवा पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है। इस घटना के बाद भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा। भेष बदलकर भारत के दूसरे हिस्सों में भ्रमण करना पड़ा। यूँ तो वो सिख थे, लेकिन देश उनके लिए सर्वोपरि था। भगत सिंह के दिल में धर्म को लेकर इज्जत तो थी, लेकिन धार्मिक मान्यताओं पे आंख बंद करके विश्वास करने को वे अशिक्षा और नासमझी मानते थे। सन 1922 में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों ने उनका धर्म के प्रति विचार पूरी तरह से बदल दिया था। वो एक तरीके से खुद को नास्तिक मानने लगे थे। भगत सिंह ने अपनी किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ में कई बातें अपने नास्तिक होने के संबंध में लिखी हैं। उनके अनुसार जिन धर्मों को हम इतनी मान्यता देते हैं उनकी वजह से समाज में काफ़ी विषमताएं हैं। परेशान हमेशा गरीब होता है और गरीब का कोई निश्चित धर्म नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं से अगर किसी देश की एकता को तोड़कर उस देश को साम्राज्यवाद का शिकार बनाया जाता है तो उस देश के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं से ऊपर उठकर एकजुट होकर अपने देश के स्वाभिमान और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करना चाहिए। सन 1929 के दौर में क्रांतिकारियों पर ब्रिटिश सरकार आतंकवादी होने की मोहर लगाने की पुरजोर कोशिशों में जुटी थी। ऐसे में भगत सिंह ने अपनी आवाज़ को, अपने विचारों को जनता और ब्रिटिश सिस्टम तक मजबूती से पहुंचाने के लिए एक खतरा मोल लेने की योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत वो अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली असेंबली में एक खाली जगह पर बॉम्ब फेंकते हैं और इंकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो जैसे नारे लगाते हैं और शांतिपूर्ण गिरफ्तारी देते हैं। मामला जब कोर्ट में आता है तो अपनी दलीलों से भगत सिंह ये बात जग जाहिर कर देते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट उन्होंने किसी की जान लेने के उद्देश्य से नहीं किया था। ये धमाका अत्याचारी, लोभी और सोई हुई ब्रिटिश सरकार के कानों में धमाके के लिए था। इस बीच भगत सिंह के कुछ साथियों को ब्रिटिश पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उनमें से एक की गवाही से ब्रिटिश पुलिस भगत सिंह के सॉन्डर्स की हत्या में होने की कड़ी को जोड़ लेती है। तमाम कोशिशों के बाद भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। भगत सिंह युवाओं के लिए एक उगते हुए सूरज की तरह थे और इस सूर्य के सूर्यास्त के लिए ब्रिटिश सरकार आतुर थी, क्योंकि पूरे देश में एक नई क्रांति का सृजन हो रहा था जिसका सहरा 23 साल के एक दिलेर क्रांतिकारी भगत सिंह के नाम बंध चुका था। ब्रिटिश सरकार ने फांसी 23 मार्च को देने का फैसला किया।
जिस तरीके से एक दिन पहले शाम को फांसी की सजा दी गई, उससे पूरे विश्व में नाराजगी थी। उस शाम जेल के पीछे वाली दीवार को तोड़कर फिरोजपुर के पास उनका अंतिम संस्कार करके उनकी अस्थियों को सतलज में प्रवाहित कर दिया गया। भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु ने मौत से बेखौफ होकर हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा था। इस फांसी की सजा के बाद गांधी जी पे भगत को न बचा पाने के लिए जनता का आक्रोश फूटा। सबने अवज्ञा आंदोलन से जुड़े कई राजनीतिक कैदियों को वो जेल से आज़ाद कराने में सफल हुए थे। वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात के बाद ये कुर्बानियां हमें एकजुट रहने का संदेश देती हैं।